सबसे पहले एक बंगाल में भैया कपल है, और कपल बहुत अमीर है। जो उनके जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े लॉयर हैं बंगाल के अंदर, मतलब उनका बहुत नाम चलता है बंगाल सूबा के अंदर। आपको पता होगा बंगाल सूबा के अंदर ओडिशा भी आता था, छत्तीसगढ़, बिहार, पूरा का पूरा बांग्लादेश, यूपी के कुछ इलाके, पूरा का पूरा झारखंड। तो उसको क्या कहते थे? बंगाल सूबा कहते थे। तो इनके घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। फादर का नाम है जानकी नाथ बोस और मदर का नाम क्या है? प्रभाती बोस। जो फादर हैं वो बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, उनके बहुत हाई कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। और जो उनकी मदर हैं वो एक हाउसवाइफ हैं। ठीक है जी, हाउसवाइफ हैं। और वो थोड़ा सा इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को देखती हुई आ रही हैं। ठीक है जी, मतलब उन्होंने 1857 की क्रांति भी देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे क्या करते हैं। और एक टिपिकल महिला है। इनके टोटल मिलाकर 11 बच्चे हैं। उनमें से एक इनका बच्चा होता है 23 जनवरी 1897 को, कटक के अंदर। तो कटक कहाँ पड़ता है? आज का ओडिशा के अंदर पड़ता है। अब एक बहुत ही तगड़ी फैमिली में इनका जन्म होता है। ठीक है जी, ये पूरी इनकी फैमिली का चार्ट है, ये पूरी इनकी फैमिली है, और ये बहुत रिच फैमिली है। ठीक है जी, बहुत मतलब बहुत रिच फैमिली है। और जो ये बच्चा है ये आगे जाके पूरी दुनिया का भी बदलने वाला है नक्शा। अब जो इनके फादर हैं वो ब्रिटिश का जो इंडिया है उसके अंदर बहुत बड़े वकील हैं, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और उनके हाई कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है जी, इनका नाम क्या है? जानकी नाथ। तो जानकी नाथ जो हैं वो एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, गवर्नमेंट प्लीडर हैं। गवर्नमेंट प्लीडर जानते हो क्या होते हैं? उस जमाने के अंदर वो भारतीय जो ये चाहते थे कि ये कभी देश छोड़ के जाए ना अंग्रेज। समझ गए? मतलब एक तबका ये चाहता है, हाँ ये सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में कुछ लोग भारत में ए पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई बी को सपोर्ट करते हैं, कोई सी को, कोई डी को, कोई कहते हैं कोई पार्टी होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो थे वो एडवोकेट थे। इनके जो फादर थे इनका माइंड सेट ऐसा था कि हमको क्या है, हमारे पास तो अच्छा खासा धन दौलत है, हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, और हमारा तो काम निकल ही रहा है। ठीक है जी, इनके बच्चे उस जमाने में इंग्लैंड में जाके पढ़ रहे हैं, आईसीएस निकाल रहे हैं। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत तगड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत पैसा है इनके पास। ठीक है जी। अब होता क्या है, अब उस जमाने के अंदर बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता था। तो इनके फादर ने इनको एक बहुत बड़े स्कूल में डाल दिया जिसका नाम था द बेपिस्ट मिशंस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल। ठीक है जी, और एक कटक का बहुत बड़ा स्कूल था। अब इस स्कूल में क्या था बेटा, ना तो यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ाई जाती थी, ना संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। केवल और केवल यहाँ पर वो बच्चे पढ़ते थे जो हाई क्लास सोसाइटी से आते हैं। समझ गए? जो हाई क्लास सोसाइटी मतलब जिनके फादर मदर या तो अंग्रेज हैं, या उन अंग्रेज बाप था, माँ इंडियन थी, एंग्लो इंडियन बच्चे हो गए उनके। बहुत अच्छी क्लास फैमिली के यहाँ से बच्चे आते थे। तो इनका जो था स्कूल में मन नहीं लगता था, तो उनका पहला जो एडमिशन हुआ वो किस में हुआ था? द बैप्टिस्ट मिशंस प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। ये इनके बचपन की तस्वीर है। लेकिन इनका मन नहीं लगा और इन्होंने अपना फिर स्कूल चेंज कर लिया। फिर ये गए रेवनशेंक कॉलेज, स्कूल है, कॉलेजिएट स्कूल है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, और क्या पढ़ाया जाता था? संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। माना हुआ स्कूल था ये भी, बहुत तगड़ा उस जमाने का। ठीक है जी, बहुत माना हुआ स्कूल था। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था स्कूल में, तो फादर ने उसको यहाँ पर उसको एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई में अच्छे थे। अब बचपन से ही ये जो है बंगाल में पैदा हुए थे, तो बंगाल में कहानियां सुनते थे रामाकृष्ण परमहंस की। और जो उनका शिष्य था आपका स्वामी विवेकानंद, तो ये उनको पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया यंग एज के अंदर। मतलब जब वो 9-10 साल के रहे होंगे तो तस्वीरों को देखते हुए, और काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ना तो आता ही होगा, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई अपनी जो है इनको पढ़ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड समझ रहे हो ना, कि जानकी नाथ बोस जो उनकी मदर फादर है, बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, बहुत बड़ी फैमिली से वो आते हैं। बहुत बहुत बड़ी फैमिली, मतलब बहुत ऊंची फैमिली। अब क्या होता है, अब इनको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो 1913 के अंदर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? 1913 के अंदर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर जाते हैं। वहां पर एक इनका मित्र भी बनता है। ठीक है जी, जिनका जो बेस्ट फ्रेंड बनता है उसका नाम क्या होता है? हेमंत कुमार सरकर। समझ गए बात का मतलब? अब ये थोड़ा सा बंदा जो होता है धार्मिक वर्मिक वो चीजों में ज्यादा रहता है। ठीक है जी। तो एक दिन क्या होता है, क्लास के बच्चे वगैरह कुछ शोर वगैरह मचा रहे होते हैं,
और वहां पर इनका टीचर आता है। टीचर आकर बहुत कुछ फालतू बोलता है। उसका नाम होता है ऑटन। क्या नाम है टीचर का? ऑटन, प्रोफेसर एडवर्ड फ्रिले ऑटन। अब क्या होता है कि ये बोस को भी कुछ बोलते हैं, मतलब बोलते हैं किसी और को, बोस जो है इनको काउंटर एग्रीमेंट कर देता है और फिर बोस इनको हाथापाई हो जाती है और कॉलेज से इनको बाहर निकाल देते हैं। अब उस जमाने में अंग्रेजों का कॉलेज, सब कुछ अंग्रेजों का। अब इसको कॉलेज के बाहर निकाल दिया। अब ये घर गया तो उसके फादर जो थे इनसे बहुत नाराज हुए कि भैया इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन करवाया और तूने जो है हमारा नाम खराब कर दिया। लेकिन फिर ये कुछ टाइम घर बैठे ये। अब घर बैठे, लेकिन इनके फादर के बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। दोबारा से एडमिशन हो गया, समझ गए? एडमिशन दोबारा से इनको करवा दिया। जो उस समय सबसे बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था बंगाल के अंदर, उसको बोल के एडमिशन दोबारा से करवा दिया। अब जब इन्होंने 1918 के अंदर फर्स्ट क्लास से बीए पास कर ली, ठीक है जी, क्या पास कर ली? अच्छा, उनका कॉलेज चेंज हो गया तो उनके कॉलेज का नाम था स्कॉटिश कॉलेज। क्या नाम था उनका? स्कॉटिश कॉलेज उनका नाम हो गया था, क्योंकि वो जो पुराने वाला कॉलेज था जो आज की यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, उसमें से उनको बाहर निकाल के फिर उनको स्कॉटिश चर्च जो कॉलेज था वहां पर एडमिशन हुआ। और 1918 के अंदर उन्होंने फर्स्ट क्लास से बीए पास कर ली। फर्स्ट क्लास समझते हो ना, कि 60% से ऊपर नंबर है, और उन्होंने बैचलर्स इन आर्ट्स पास कर ली। ठीक है जी। फिलोसफी के अंदर उन्होंने पास करी। अब उस जमाने में क्या होता था कि जो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके फादर ने बोला कि तुम लंदन चले जाओ अपने बड़े भाई के पास। इनका जो बड़े वाला भाई था वो कहाँ पर था? लंदन में था। अब ये लंदन पढ़ने नहीं जाते हैं, ये आईसीएस की तैयारी करने के लिए जाते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो 20 अक्टूबर 1919 को इनके फादर इनको आईसीएस की तैयारी के लिए कहाँ भेज देते हैं? लंदन में भेज देते हैं। ठीक है। अब ये लंदन जाते हैं, लंदन जाके इनको यार दोस्त मिलते हैं, और उस समय वहां पता चलता है कि इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे क्रांति हो रही है। महात्मा गांधी इंडिया में आए हुए हैं, तो महात्मा गांधी बड़े फेमस हो रहे थे उस टाइम पे लंदन के अंदर भी। ठीक है। कि कैसे करके वकील है जो अफ्रीका से आया है और इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी तक कोई इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है महात्मा गांधी के साथ, ये तो लंदन में अपना स्कूल में आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होता है, उनके जो फादर होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंग्लैंड जाए और वहां जाके आईसीएस की तैयारी करे। उस समय आईसीएस समझ लो, जिसने आईसीएस कर लिया उसकी तो जिंदगी आने वाले 200 साल तक सेट हो गई, क्योंकि सारा काम अंग्रेज है। समझ रहे हो ना, सारा काम तो अंग्रेजों ने करना है। अंग्रेजों के आगे कौन होंगे? यही तो अफसर होंगे। आज देख लो, जो डीएम होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, कितनी बड़ी ताकत लेके बैठे हुए हैं। सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, सेम वही हो रहा है ना, सेम वही स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रहा है। तो आज डीएम कितनी बड़ी ताकत लेके बैठता है, तो उस जमाने में सोचो जब अंग्रेजों का राज होगा तो क्या ही ताकत होती होगी। ये उनके लंदन की फोटो है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो। अब क्या होता है, वहां पर ना पोस्टें निकलती हैं 6 पोस्टें निकलती हैं आईसीएस के अंदर। आपको पता होगा ना, आईएएस आईपीएस की पोस्टें होती हैं, 6 पोस्टें निकलती हैं, और ये चौथी रैंक लेके पास हो जाते हैं। इनकी 4th रैंक आती है आईसीएस के अंदर। समझ गए? मतलब एक तो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, पैसे वाला खूब, समझ रहे हो ना कितना पैसा होगा उस बंदे के पास, पैसा खूब। और इनके जो फादर हैं वो लंदन में तैयारी करने के लिए भेजते हैं। 6 पोस्टें निकलती हैं और 6 में से भी 4 पोस्टों पे वो अपना निकाल लेते हैं पेपर। तो अगस्त 1920 के अंदर विद इन 1 ईयर ये जो है पास कर लेते हैं आईसीएस। अब इनके जो बड़े भाई होते हैं शरद चंद्र बोस, ये इंडिया आ गए होते हैं। तो ये अपने भाई को लेटर्स वगैरह लिखते हैं और बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे को आईसीएस उससे कुछ नहीं करना। ठीक है जी। लेकिन इसका भाई बोलता है कि नहीं, तू इतना तूने पेपर निकाला, इतना कुछ तूने कुछ करा है, तो तुझे जॉब वगैरह करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं। ठीक है जी। एक फाइनल पेपर देना होता है, एक उन्होंने नया एड ऑन कर देते हैं कि इसको पेपर को भी पास करना पड़ेगा, उसमें 2 भाषाएं होती हैं। लेकिन 1921 के अंदर सुभाष डिसीजन लेते हैं कि मैं आईसीएस की जॉब नहीं करूंगा। तुम समझ रहे हो क्या डिसीजन ले रहे हैं? 1921 का टाइम है, मतलब लगभग आज से 103 साल पहले एक बंदा जिसके खरबोपति, मतलब आज का तो खरबोपति हो गया, खरबोपति, ठीक है जी, लंदन में बैठा हुआ आईसीएस निकाल दिया। देखिए उसने व्हाट ही डिसाइडेड कि मैं जो है ये नौकरी छोड़ दूंगा। 1921 में सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने आईसीएस को छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी उन्होंने। अब वो इंडिया में आते हैं। ठीक है जी। इनकी मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा इसके अंदर। एक्चुअली इनकी मदर ने इनको एक लेटर लिखा था, ये डायरेक्ट लेटर है वहां से। ये जो लाइन लिखी हुई, आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम मदर सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ व्हाट फादर एंड अदर थिंग्स शी प्रेफर्स द आइडियल्स फॉर विच महात्मा गांधी स्टैंड्स। आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई हैव बीन टू रिसीव सच लेटर। तो वो जो है
महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं। अब वो इंडिया में आते हैं। अब इंडिया में आते हैं, सबसे पहले तो उनके पापा ही बहुत उनसे नाराज होते हैं कि भाई तूने क्या कर दिया, समझ रहे हो ना। इनके पापा इनसे बहुत नाराज होते हैं कि यार क्या बढ़िया जिंदगी चल रही है और तू बेफालतू का इस क्रांतिकारी बन रहा है। अब जब ये जाते हैं, अब बंगाल में जाते हैं, तो वहां पर उस समय एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होती है कांग्रेस में, इनका नाम होता है चित्तरंजन दास। ये किनको क्या बोलते हैं, देशबंधु। आपने देशबंधु दिल्ली में कॉलेज भी सुना होगा ना, देशबंधु कॉलेज, वो इन्हीं के नाम पे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन लोकोमोटिव, जहाँ पे इंजन बनते हैं रेलवे के, सुनिए, वो सब इन्हीं के नाम पे ही है, चित्तरंजन लोकोमोटिव। ये बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं। अब इनको पॉलिटिक्स सीखनी थी, तो ये अपना गुरु बना लेते हैं चित्तरंजन दास को, तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र। तो ये लगभग 1920 तक आते आते चित्तरंजन दास जो हैं इनके क्या बन जाते हैं बेटा, पॉलिटिकली गुरु बन जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब भारत में क्या चल रहा होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। और सबको ऐसा लगता था, भगत सिंह को भी ऐसा लगता था, बोस को भी, सबको ऐसा लगता था कि ऐसे ही मिल जाएगी क्रांति नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, ब्रिटेन की हालत अभी पतली है, और अगर हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी एकाएक वो वापस ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि चौरा चौरी कांड हो जाता है। अब चौरा चौरी कांड से बहुत लोग नाराज होते हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर बोस, वो भी नाराज होते हैं बहुत ज्यादा। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में चला, इसके इनिशियल 1 डेढ़ साल तो इन्होंने बहुत काम करा, मतलब इसके अंदर बहुत काम करा। लेकिन जब इन्होंने वापस ले लिया तो इनको एक सेटबैक लगा बोस को, ये तो बड़ा गलत हुआ, समझ रहे हो ना, ये तो बहुत गलत हुआ। ये वो नहीं है कश्मीर के जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, पढ़ा लिखा बंदा है जिसने आईसीएस निकाला, समझ रहे हो ना आईसीएस क्या होगा। उस जमाने में 6 पोस्टें और उसमें से भी 4 पोस्टें निकाल दी, तो सोच के देखो कितना पढ़ा लिखा इंसान होगा, समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, अब ये 1921 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले स्टेज के अंदर बोस और महात्मा गांधी की तो ठीक ठाक बन रही होती है 1921 तक तो। लेकिन जब 22 का टाइम आता है, जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, तो बोस थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये सोचते हैं कि इन्होंने डिसीजन सही नहीं लिया। ठीक है जी। अब यहां से इनके बीच में थोड़ी सी अनबन होना स्टार्ट होती है। इसी टाइम के अंदर एक ये न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं स्वराज, 1922 के अंदर। क्या नाम है इसका, स्वराज। तो स्वराज जो न्यूज़पेपर है, ये 1922 में किसने स्टार्ट करा था, सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था। तो 1922 के अंदर ये जो है इनको बंगाल प्रोविंशियल कमेटी का हेड बना दिया जाता है। और 1923 के अंदर इनको जो यूथ कांग्रेस होती है, जैसे यूथ कांग्रेस में सुना होगा ना आपने, उसका सेक्रेटरी बना दिया जाता है बंगाल स्टेट का, मतलब पूरे बंगाल स्टेट का जनरल सेक्रेटरी कौन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। अब इस टाइम पीरियड के अंदर एक और नेता भी उभर रहा होता है, वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू इनके कंटेम्प्रेरी है ना, ठीक है, कंटेम्प्रेरी है। तो दो व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में बहुत सारे रहे होंगे, इन अभी तो हम इन पे फोकस कर रहे हैं ना। तो नॉर्थ इंडिया में दो प्रोमिनेंट लीडर थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। उसके बाद इनका एक न्यूज़पेपर होता है फॉरवर्ड, जो चित्तरंजन दास ने स्टार्ट किया था। क्या बोल रहा हूं मैं, चित्तरंजन दास इनके कौन थे, पॉलिटिकली बेटे गुरु थे। तो चित्तरंजन दास ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था फॉरवर्ड, इसका इनको एडिटर बना दिया जाता है। ठीक है जी। चित्तरंजन दास ना मेयर होते हैं कलकत्ता के, पूरे कलकत्ता के मेयर होते हैं। तो कलकत्ता के मेयर होते हैं, तो इनको सीईओ बना देते हैं कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है जी, बोस को सीईओ बना दिया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अब यहां पर होता क्या है, अब ये एक सरकारी ओहदा है। जैसे मान के चलो कि हमारे यहाँ पर मान लो कोई मंत्री है, वो जीत जाएगा, जैसे मान लो उसने काउंसलर बन गया, तो उसको पूरी एमसीडी का चेयरमैन बना देंगे। ये एक सरकारी पद ही हुआ ना एक तरीके का, तो एमसीडी का चेयरमैन है, समझ गए ना। तो इनको बना दिया। अब ये क्या करते थे, ये प्रोटेस्ट में भाग लेते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे कि अंग्रेज हमारे साथ ये कर रहे हैं, अंग्रेज हमारे साथ वैसा कर रहे हैं। अंग्रेज इनको कर लेते हैं अरेस्ट। ठीक है जी, अंग्रेज को क्या कर लेते हैं, अड्रेस कर लेते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं और इनको भेज देते हैं रंगून। उस समय रंगून इंडिया का ही पार्ट था ना, म्यांमार। इनको वहां जेल में भेज देते हैं। अब जेल में इनके साथ एक घटना होती है, एक तो ये अत्याचार देखते हैं क्या हो रहा है, और दूसरा इनको ना टीबी की बीमारी हो जाती है, इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। ठीक है जी। तो 1925 के आसपास इनको बर्मा की जेल के अंदर टीबी हो जाती है। ठीक है जी। और उसी समय जो है थोड़ा
आगे टाइम बढ़ता है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लाइमलाइट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन 1927 आफ्टर बीइंग, अब क्या होता है, 1-1.5 साल इनको जेल में रखते हैं और उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हेल्थ जो थी वो डिटेरियोरेट हो रही थी, और ऊपर से पिताजी इनके बहुत पैसे वाले थे। समझ रहे हो ना? तो उस समय तो बेल हो ही सकती थी, जैसे भगत सिंह की भी तो बेल होती थी। उस टाइम पे उनके फादर ने 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन किया था, जो आज के 50 करोड़ बनते हैं। तो ये जो है बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको टीबी का इलाज होता है। और इनका जो सामने जो प्रतिबंधी खड़ा है वो कौन खड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू उनके साथ खड़े हुए हैं। कंटेक्स्ट को समझता है बेटा। अब ये इस तरीके से जाते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात होती है और इस तरीके से ये आसपास घूमते हैं। ठीक है जी। फिर इनको जेल में डाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लीडर बन रहे थे ना ये, धीरे धीरे करके बहुत आ रहे थे। फिर इनको दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, जब ये छूट के आते हैं बाहर, ये सोचते हैं कि इंडिया में रह के तो कुछ नहीं होगा। ये चले जाते हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है जी। ऑस्ट्रिया के अंदर ये बहुत लोगों से मिलते हैं, इंक्लूडिंग बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी वही है जिसने इटली का तानाशाह, ये उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। बेनिटो मुसोलिनी के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर ये एक इनकी स्टेनोग्राफर होती है, क्योंकि उस टाइम पे स्टेनोग्राफर का बहुत बड़ा रोल था। उनका नाम था इमैली। ये जो लिखा हुआ ना इमैली, ये इनकी फर्स्ट वाइफ बनती है। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ होती है, ऑस्ट्रियन वाइफ होती है ये वाली, ये इनकी फर्स्ट वाइफ होती है। ठीक है जी। और यहीं पर एक किताब लिखते हैं, उनको किताब के लिए स्टेनोग्राफर चाहिए होता है। किताब का नाम होता है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है जी। तो 1920 से 1942 ये किताब किसकी है? ये किताब है सुभाष चंद्र बोस की, ये किताब है। ठीक है जी। तो ये इनकी वाइफ है। ठीक है जी। एक ऑस्ट्रियन स्टेनोग्राफर होती है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो उनसे शादी कर लेते हैं अपनी। ठीक है जी। उसके बाद उनकी शादी भी हो जाती है। डन हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? अभी तक वो यूरोप में है, घूम रहे हैं और बुक लिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि किस तरीके से क्रांति की जाएगी। ठीक है जी। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? अब वो क्या होता है, अब वो इंडिया वापस आते हैं। अब इंडिया वापस आते हैं तो उनके माइंडसेट में चेंज आ जाता है। वो ये कहते हैं कि अगर अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है तो आज़ादी लो लड़के। समझ गए? इनके नारे क्या हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे थे ना, दिल्ली चलो। और महात्मा गांधी के नारे ही शांति वाले होते थे कि तुम एक मारे दूसरा गाल भी आगे कर दो। समझ रहे हो ना दोनों के कंटेक्स्ट में कितना फर्क है? दोनों के, तो दोनों के बीच में एक थोड़ी सी अनबन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब कांग्रेस के चुनाव होते हैं। ठीक है जी। अब कांग्रेस के चुनाव होते हैं। अब कांग्रेस में क्या होता है कि जो महात्मा गांधी है वो ये नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। वो चाहते हैं कि मेरा कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो कोई बने, प्रेसिडेंट बने। अब वो खड़ा करते हैं पित्ता भाई सित्तारमैया को। ठीक है जी। मतलब महात्मा गांधी खुद ना खड़े होके किसको खड़ा करते हैं? पित्ता भाई सित्तारमैया को एज ए कैंडिडेट खड़ा करते हैं। और सामने उनके कौन खड़ा होता है? सुभाष चंद्र बोस। 1939 के अंदर ये जीत जाते हैं। ठीक है। मतलब डायरेक्टली कौन हार गए? डायरेक्टली महात्मा गांधी हार गए। तो 1939 हरिपुरा का जो सेशन था, ये मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, कांग्रेस के सेशन में ये जीत गए। अब ये बात तो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि वो कैसे जीत जाएंगे। समझ गए? कैसे जीत जाएंगे? इनके जीतने में एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है जी। एक व्यक्ति का आगे नाम बताऊंगा, लेकिन अब इनके बीच में टेंशन स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच में, और ये जो है रिजाइन दे देते हैं। तो 1939 के अंदर ये रिजाइन दे देते हैं कांग्रेस के सेशन से, क्योंकि महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन कर दिया। ये है। अब क्या करते हैं ये, जब ये रिजाइन करते हैं अप्रैल में रिजाइन करते हैं ये, जब ये अप्रैल में रिजाइन करते हैं तो ये सोचते हैं कि ऐसे तो आज़ादी मिलेगी नहीं। ये अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, इसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कम्युनिस्ट पार्टी होती है। ठीक है, आप सिंबल में देख रहे हो ना, लाल कलर का सिंबल है, हंसिया बना हुआ है। तो एक ये लेफ्ट विंग की पार्टी होती है और ये अपनी पार्टी बनाता है जिसका नाम क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक। और एक साउथ के नेता होते हैं यू मथुरमलिंगन थेवर। ये जो है इनको बहुत सपोर्ट करते हैं, साउथ के नेता होते हैं। और जितने भी गरम दल के नेता होते हैं वो सब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, टाइम क्या चल रहा है? 1939 का जून का महीना है। अब 1.5-2 महीने के बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है। अब जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है, ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है, तो इनको समझ में आता है कि मैं यहां रह के तो कुछ नहीं कर सकता। अब यहां से वो क्या करते हैं? अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जो अंग्रेजी गवर्नमेंट होती है वो इनको दोबारा से अरेस्ट कर लेती है।
अब यहाँ से जो नया सिस्टम चालू, उसको क्या नाम दिया जाएगा? द ग्रेट एस्केप नाम दिया जाएगा। अब क्या होता है, इनको दोबारा से जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब जब ये जेल में जाते हैं तो ही थॉट कि मैं अब फास्ट अनटू डेथ करूंगा, या तो मुझको छोड़ दो, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब ब्रिटिशर्स ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अगर बाई चांस इनकी डेथ हो गई कस्टडी के अंदर तो बवाल मच जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इनको क्या करेंगे, हाउस अरेस्ट कर देंगे। ये इनका घर है, ठीक है जी। इनके घर के अंदर बहुत नौकर थे, उस टाइम पे घर में 25 नौकर हुआ करते थे। बॉस के घर में उस जमाने 25 नौकर हुआ करते थे, 25 सर्वेंट्स उनकी जी हजूरी के लिए। ठीक है जी। हाँ, उनमें से अब अंग्रेजों ने लोगों को चुन लिया, तो इनमें से 14 जो होते हैं वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं। मतलब 14 बंदे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि बॉस ने खाना खाया, बॉस कहाँ पर है, बॉस क्या करता है, सिगरेट पीता है कि नहीं पी रहा है, उसकी राख कहाँ फेंक रहा है। बहुत उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, एक एक मिनट की निगरानी रखते हैं। ठीक है, उसके घर के बाहर जो चाय वाले होते हैं, प्रेस वाले होते हैं, सब पे इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठ जाते हैं। 14 तो इंटेलिजेंस उनके घर पे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, इनसाइड द हाउस होते हैं। ठीक है जी। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ना कन्फाइनमेंट में जा रहा हूँ, मतलब मुझसे कोई बात नहीं करेगा और मैं कमरे में रहूंगा और एक टाइम ही खाना खाऊंगा बस। ठीक है जी। ये इनके नेफ्यू होते हैं, शिशिर कुमार बोस। क्या नाम है इनका? शिशिर कुमार बोस। और ये इनको कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर देना जब मैं तुमको कहूंगा तो। अब ये कमरे में जाते हैं, धीरे धीरे अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं। ठीक है जी, दाढ़ी को बढ़ाना है, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने वजन को थोड़ा कम करते हैं, दाढ़ी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और एकांत में चले जाते हैं। अब क्या होता है, 16 और 17 जनवरी की रात में 1941 में, ध्यान रखना बेटा, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। अब इनको ये पता था कि मैं इंडिया में रह के तो इंडिया को आज़ाद नहीं करवा सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ रशिया किसी तरीके से। अब मैं जब रशिया चला जाऊंगा तो वहां जाके मैं उससे बात कर लूंगा, स्टालिन से बात कर लूंगा, है ना, और वो हमारे को आज़ाद करवा देगा। अब इनका प्लान क्या है बेसिकली, कि इस घर से बाहर निकलना है बेटा, ये जो इनका घर है इससे बाहर निकलना है, लेकिन निकलेंगे कैसे? अब बाहर तो सारे जासूस बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये अपनी धीरे धीरे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, उनके खुद के दिमाग में सारे प्लान चलते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनकी गाड़ी है उस जमाने की, ये अपनी गाड़ी से अपने जो उनका जो भतीजा होता है शिशिर कुमार बोस, ये रात को भाग जाते हैं। कोमा नाम की एक जगह है, वहां पे इनके नाम पे लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन, और ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ के कालका मेल पकड़ते हैं, कलकत्ता से पहले अमृतसर, अमृतसर से पहुंच जाते हैं ये पेशावर। ठीक है, और पेशावर के बाद क्या चालू होता था, अफगानिस्तान। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मैप है। ठीक है जी। तो जैसे अगर आपने पेशावर पार कर लिया तो अफगानिस्तान हो गया, और अफगानिस्तान उस समय इनकी टेरिटरी में नहीं आता था। अफगानिस्तान से आप कहां जाओगे, सीधा रशियन एम्पायर। नजर आ रहा है, देख रहे हो ये देखो, ये रहा पेशावर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे इसको, आज भी यही नाम है। तो यहां से अगर आप पहुंच गए काबुल तो सीधा हिंदकुश माउंटेन से कहां पहुंच जाओगे, रशियन एम्पायर में आप एंटर कर दोगे। तो इनका प्लान यही था। ठीक है, तो ये अपने भतीजे के साथ वहां तक जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और चले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अब इन्होंने अपना पूरा भेष तो बदल लिया, लेकिन इनको भाषा तो बोलने आती नहीं, पश्तो इनको नहीं आती ना। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को गूंगा और बहरा बना लेते हैं, गूंगा और बहरा बना लेते हैं। और जो वहाँ के इनके जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता लोग होते हैं, तो ये उनको कहते हैं कि तुम भाषा तो बोल नहीं पाओगे, तो तुम क्या करो, गूंगे और बहरे बन जाओ। अब धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे जासूस थे, एक एक करके इनकी सारी चीजें बिकती गई। मतलब इनके पापा ने इनको घड़ी दी, वो पुलिस वाले करप्शन करके ले गए। इनके पास सिगरेट रखने वाली वो होती थी चांदी की, वो भी ले गए, सब कुछ, मतलब वो समझ रहे हो ना, ब्राइब करने के लिए लेके। और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, मोहम्मद जियुद्दीन। क्या नाम है इनका, मोहम्मद जियुद्दीन। तो ये काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और फिर ये बाय वॉक करते हुए वहां से घूमते घूमते पेशावर से पार करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान पार करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, रशिया की धरती पे एंटर कर जाते हैं। लेकिन मॉस्को तो बहुत दूर है ना, मॉस्को तो बहुत दूर है। अब ये क्या करते हैं, अब ये पूरा टाइम ऐसे अफगानिस्तान में घूमते रहते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, अब ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो भाग गया। ठीक है, हाँ, बहुत टाइम बाद उनको पता चलता है कि ये तो है ही नहीं। ठीक है जी, ये तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जब पता चलता है कि बॉस तो घर पे है ही नहीं, भाग गया। और तब तक वो मॉस्को में एंटर, मतलब रशिया के एम्पायर में एंटर कर जाते हैं।
अब इनका ये प्लान होता है कि जल्दी से जल्दी मैं किससे मिल लूं, जोसेफ स्टालिन से। तो वो इटली का एक फेक पासपोर्ट बनवाते हैं, उसमें इनका नाम होता है काउंट ऑरलैंडो मजोता। तो पहले बोस से क्या बने जियोदिन, और उसके बाद इटली के पासपोर्ट से क्या बने ये काउंट ऑरलैंडो मजोता। अब ये स्टालिन से मिलने के लिए जा रहे हैं कि स्टालिन हमारी मदद कर देगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है। अब क्या था बेटा, रशिया के साथ एक दिक्कत थी। रशिया 1939 से 1942 तक तो अमेरिका के खिलाफ लड़ा, मतलब सेंट्रल पावर के खिलाफ लड़ा, लेकिन बाद में वो एक्सिस पावर के खिलाफ हो गया। जब तक ये वहां पहुंचा, इसको पता चला कि जो स्टालिन है वो तो ब्रिटेन, ये विंस्टन चर्चिल बैठा हुआ है, ये डी रूसवेल्ट है, और ये स्टालिन है, ये तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब बेचारे की सारी मेहनत खराब होगी कि बंदा पूरा भाग के भी गया, कोई सपोर्ट भी नहीं है, मॉस्को क्या है, वो एंट्री करता। अब उसको समझ में आया कि मैं तो जिससे मिलने आया था उसने तो पार्टी चेंज कर ली। समझ गया ना क्या उस पे बंदे पे बीत रही होगी, इतनी दूर आया भी कि ये मेरी मदद करेंगे। सोच के देखो एक बारी कि क्या उस टाइम पे उस बंदे का थॉट प्रोसेस चलता होगा। ठीक है, और अकेला घूम रहा है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब वो देखता है कि जो एक्सिस पावर्स हैं उनमें कौन कौन था। उसमें हिटलर था, जर्मनी था, जापान था और इटली था। तो ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो ये मॉस्को जब पहुंच जाता है, इसको मॉस्को जाके पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर रशिया अब इनके खिलाफ लड़ रहा है। अब ये कहता है कोई बात नहीं, मैं जर्मनी जाता हूँ। ठीक है, अब मैं कहाँ जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ। अब जर्मनी ने क्या किया हुआ था, अफ्रीका में जब वॉर करी थी तो हमारे 10,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था इन्होंने। ठीक है, जिनको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब ये खुद तो लड़ते नहीं थे वहां जाके, इंडियंस को तो भेजते थे लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज है। अब ब्रिटिश जर्मनी की दुश्मन थी, तो हमारे सैनिकों को इन्होंने युद्धबंदी बना लिया था। प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं इसको। अब ये हिटलर से जाके मिलते हैं। अब ये हिटलर को बोलते हैं कि साहब हमारी मदद करो। अब हिटलर का हमारे लिए थोड़ा सा कुछ गलत हिसाब किताब था, वो हमारे को अच्छा मानता ही नहीं था। तो चल ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देखते हैं, ये इनकी रियल फोटो है हिटलर के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर ये उनसे मिलने के लिए गए। अब ये मिले, और ना हिटलर की एक सेना थी, एसएस कहते थे उसको। बड़ी खतरनाक सेना होती थी हिटलर की, बहुत खतरनाक, एसएस। ठीक है, कभी वर्ल्ड वॉर टू की मूवीज वगैरह देखना, उसमें एसएस नाम आता है। अब यहाँ पर वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, वो कहते हैं हम ना फौज बनाते हैं, जितने आपने इंडियन सोल्जर्स रखे हैं हमारे, उन सबको आपने क्या करा हुआ, ठंड में मारने के लिए रखा हुआ बाहर। कुछ वो तुम खाना उनको देते नहीं हो, कुछ तो दे नहीं रहे हो, ऐसे तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, ये सब मुझे दे दो। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फौज बनाता हूँ। समझ गए, मैं क्या बनाता हूँ, फौज बनाता हूँ। ठीक है, और हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इनके खिलाफ। अब इनकी मदद करता है एक व्यक्ति, उसका नाम होता है ट्रॉट जू सोलोस, एडम वॉन। इसको एडम वॉन से पढ़ लो। ठीक है जी। तो वहां पर ये बैठ के एक आजाद हिंद रेडियो चलाता था। एक ना प्रोपोगेंडा होता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अब कैनन वहां पे भी उस टाइम पे चलता था। अब वहां पर ना दो वो थे, संस्थाएं थी, एक थी स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया और एक था इंडियन लेजेंड। इन्होंने फर्स्ट टाइम नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का। ठीक है जी। तो जो नेताजी जो टर्म आया, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड लीडर। जैसे हे फ्यूरर सुना है ना आप लोगों ने, हे फ्यूरर, जैसे उसको मुसोलिनी को भी पसंद था, उस टाइम पे ऐसे ही लोग करते थे, हे फ्यूरर। ठीक है जी, कि एक नाम हो हमारा जिससे लोग हमारे को जाने। फ्यूरर किसको कहते थे, फ्यूरर कहते थे हिटलर को। ठीक है ना। तो नेताजी को ये नाम किसने दिया, इंडियन सोल्जर जो थे वहां पे, जिनको इंडियन लीजन कहा जाता था, और जो जर्मन ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिशियल्स थे, स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया इन बर्लिन। ठीक है जी। और इस टर्म को हर जगह क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी है ना। तो ये किसने दिया टर्म, सुभाष चंद्र बोस को, स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया और इंडियन लीजन ने इनको दी है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इसने सुसाइड कर लिया। अब हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले ही अच्छे नहीं थे इंडिया को लेके, ऊपर से वर्ल्ड वॉर टू के अंदर वो हार रहा था, उसने कर ली सुसाइड। तो जर्मनी ने कर ली सुसाइड, जर्मन के हिटलर ने कर ली सुसाइड। अब ये तो बेचारा जर्मनी में है। अब इसने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊं। अब पहले रशिया गया, उसने पाला बदल दिया। जर्मनी गया, जो ताकत थी, जो लग रहा था जीत जाएगी, उसके मेन बंदे ने सुसाइड कर लिया। अब दूसरी पावर कौन है सबसे बड़ी, वो थी जापान, जापान। अब ये क्या करते हैं, अब ये जर्मनी से जापान जाएंगे। अब बाय रोड जा नहीं सकते, बाय प्लेन जा नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का टाइम चल रहा है।
तो इन्होंने डिसाइड करा मैं जाऊंगा सबमरीन से। 3 महीने इनको लगे, 3 महीने। मतलब ये दिन में जो है पानी में डूबे रहता था इनका जहाज, पूरा पानी में डूबा रहेगा, और फिर ये रात के टाइम पे ट्रेवल करेंगे। 3 महीने के बाद ये पहले इंडियन है जिन्होंने सबमरीन में ट्रेवल करा है। तो पहले जर्मनी से, जर्मनी से फिर जापान। तो जापान तो ये डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, जापान ये डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाते हैं, ये पहुंच पाते हैं सिंगापुर। और उस समय जो सिंगापुर होता है वो जापानों के हाथ में होता है, जापानियों के हाथ में होता है। अब ये वहां जाते हैं, ये उनकी सबमरीन थी इस तरीके से। ये सारे व्यक्ति थे कि इसको छोड़ के आना है कहाँ तक। तो फरवरी 1943 के अंदर जो है इनको जापानीज को ट्रांसफर किया जाता है, और जापानीज की जो सबमरीन को कहाँ लेके जाती है फिर, सिंगापुर लेकर जाती है। अब वहां पर ये देखते हैं कि इंडियंस के जो सोल्जर्स हैं लगभग 40,000 के आसपास, इनको तो जापानियों ने बंदी बना के रखा हुआ है। वो कहते हैं 40 के 40,000 लोग हमारे को दे दो ये बोले, और मैं इनसे एक फौज बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूं मैं, फौज बनाता हूँ सिंगापुर के अंदर। यहीं से बनी इंडियन नेशनल आर्मी। क्या नाम है इसका, इंडियन नेशनल आर्मी। और इसको क्या कहा जाता है, आजाद हिंद फौज कहा जाता है। इन्होंने अपनी सेना बना ली। मतलब जो जापानीज थे उन्होंने बोला कि ठीक है ये सारे व्यक्ति आपके हो गए, और यहाँ पर इन्होंने मीटिंग्स वगैरह करी, और यहीं पे इन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है जी। अब ये जो बनती है आज़ाद हिंद फौज, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है मोहन सिंह की। वो देखे ना जो जिसने हार पहना हुआ है, मोहन सिंह। देखो आज़ाद हिंद फौज में क्या है, अब वहां के जो सैनिक हैं वो परेशान हो चुके थे। वो कह रहे हम क्यों लड़े भाई बेफालतू का, लड़ तुम रहे हो, ठीक है जी, पहले अंग्रेजों ने लड़वा दिया, अब तुम कह रहे हो लड़ो, हम तो हर जगह से मरेंगे ही मरेंगे ना यार, हम क्यों लड़े। तो उस जमाने के अंदर ये मोहन सिंह और रास बिहारी घोष, इन सब ने, इन सब को, रास बिहारी घोष जो हैं, इन सब ने जितने भी सैनिक हैं इन सबको इकट्ठा करा और मनोबल बनाया कि नहीं भाई हमें अपने देश के लिए भी लड़ना चाहिए, पहले तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, अब देश के लिए लड़ते हैं। तो मोहन सिंह ने फाउंड करी थी ये आजाद हिंद फौज। ठीक है, हाँ आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी। बाद में रास बिहारी घोष ने सारी की सारी अथॉरिटी दे दी सुभाष चंद्र बोस को। समझ गए, सुभाष चंद्र बोस को अथॉरिटी दे दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंगापुर के अंदर इन्होंने एक आर्मी बनाई इस तरीके से, और इस आर्मी में कुछ भी नहीं था, मतलब हर धर्म का बंदा, हर कास्ट का बंदा, हर तरीके का बंदा इनमें था। इवन ये पूरे एशिया की पहली ऐसी फौज थी जिसमें महिलाएं भी थी। इन्होंने पूरा एक विंग बनाया था, आपने फोटो देखी होगी, बड़ी आइकॉनिक फोटो है। ठीक है, इसका जो औरतों का जो विंग था उसका नाम था रानी लक्ष्मी भाई रेजिमेंट। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि वो जो लड़की उनके साथ चल रही है, जो फीमेल चल रही है, इसका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो कभी पूछ लें आपसे कि वो कौन थी, उनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन, और वो उस रेजिमेंट की क्या थी, हेड थी। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नारा दिया गिव मी ब्लड। अब वो क्या करते हैं, अब वो कहते हैं कि भैया अब हम अपने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिया में तो अभी ब्रिटिश हुकूमत चल रही है, हम एक अलग देश बना रहे हैं। इनकी अपनी करेंसी थी, जो करेंसी देख रहे हो अभी वाली, इनकी करेंसी थी। ठीक है, हम अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, हमारी अपनी फौज है, हमारे पास अपना लैंड है, और हम जो है ब्रिटिश इंडिया से लड़ने के लिए जाएंगे। समझ के बात का मतलब, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट बनने वाला है। इन्होंने अपनी करेंसी बनाई, अपना फ्लैग बनाया, इसको बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है जी, और फ्री इंडिया और या आजाद हिंद की एक फ्री आर्मी थी। अब ये अपनी फौज लेके सिंगापुर से पहुंच जाते हैं अंडमान निकोबार। कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडमान निकोबार। और पहली बार ये होता है कि जो जापान होता है, जापान कहता है कि जितना एरिया है ये सब आपको दे दिया। तो जापान ने सारा का सारा किसको एरिया दे देता है, सारा का सारा ये दे देता है सुभाष चंद्र बोस को। तो फर्स्ट टाइम जो झंडा लहराया इंडिया का, तो वो किसने लड़ाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, अंडमान निकोबार ने। अब ये अपनी फौज को बाय शिप पहुंचाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, और ये कहते हैं वहां जाके लड़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन यूगो। क्या नाम बोलते हैं इसको, ऑपरेशन यूगो। ये नागालैंड का कोहिमा और मणिपुर के अंदर जो हिल्स हैं वहां पर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं। अब फौज को क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट खाना। अब यहाँ का जो ट्रेन है बहुत टफ है, एक तो यहाँ पे बरसात बहुत होती है। ठीक है जी, अब पहले तो 2 वॉर ये जीत गए बड़े आराम से, इन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। लेकिन होता क्या, एक होती है बैटल ऑफ कोहिमा। क्या नाम होती है, बैटल ऑफ कोहिमा। इस बैटल में क्या होता है, अब तक आते आते
बम गिर जाता है जापान के अंदर। अब जापान ने भी सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब जापानीज सेना अपने घर भागे कि भैया हमारे तो कंट्री ने सरेंडर कर दिया, अब हम किससे लड़ेंगे। ठीक है, अब तो एक्सिस पावर जीत जाएंगी। अब जो भी राशन था वो सारा राशन ले गए, और ये जो हो गया सारा का सारा वॉर वो हार गए। कुछ लोगों को उन्होंने अपना प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया, कुछ लोग भाग गए, और नेताजी किसी तरीके से स्केप करके वहां से स्केप चले गए। इन्होंने नारा भी दिया था दिल्ली चलो, कि जब ये वॉर जीत जाएंगे तो दिल्ली चलेंगे। लेकिन उससे पहले घटनाएं बदल गई। हिटलर ने वो कह रहा हूँ उसने सरेंडर कर लिया, जापान ने क्या कर लिया, सरेंडर कर लिया। तो जो 1944 का टाइम आया, 1945 आते आते इन्होंने डिफीट हो गई, और वो जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी उसको डिसबैंड कर दिया। मतलब पूरा एक चौस फैल गया, और पूरी की पूरी वो धराशायी हो गई। ठीक है जी। तो जापान ने सरेंडर कर दिया। अब इनको क्या करना है, अब इनको यहां से निकलना है किसी तरीके से। अब ये सबसे पहले चाहते हैं कि अब जीत कौन रहे, रशिया। अब हम रशिया के पास चले जाते हैं दोबारा से, उनको बोलते हैं कि आप हमारी मदद कर दो। और वो तो कितना वो पागल होगा व्यक्ति आजादी के लिए, समझ रहे हो। वो कहता है कि अब ये प्लान करते हैं कि मैं सबसे पहले जाता हूँ सिंगापुर, सिंगापुर से जाऊंगा टोक्यो, और टोक्यो में थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू बोल के सीधा निकल जाऊंगा रशिया। ठीक है जी। लेकिन अब ये जाते हैं प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब ये प्लेन के ऊपर जाते हैं, लेकिन वो प्लेन क्या होता है बेचारा, क्रैश कर जाता है। तो 18 अगस्त 1945 को जो सबसे जो सटीक जो थ्योरी है उनकी वो डेथ हो जाती है। ठीक है, फार्मोसा, फार्मोसा जो है आज के समय में ताइवान का कैपिटल है, चाइनीज ताइपाई है वो। आज जो है कैपिटल है फर्मोसा, वो ताइवान का कैपिटल है ताइपाई। उस जमाने में फर्मोसा था जहां पर उनका वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, और फिर उनकी जो है मृत्यु होगी। अब उनकी मृत्यु क्यों कैसे हुई वो एक अलग पार्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ना था कि इनकी क्या हो गई, मृत्यु होगी, और यहां से जो है ये इनका चैप्टर खत्म हो गया। ऑनलाइन वाले डॉट छोड़ना बेटा, समझ में आया तो। फिर मैं आगे पूरी स्टोरी यहाँ तक कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है। अब क्या हुआ, अब नेताजी की जब डेथ हो गई, इससे जो है अब ब्रिटेन जीत गया वॉर के अंदर। अब ब्रिटेन ये चाहता था इस टाइम तक ना, जैसे आज हमें पता है कि इतना इतनी इनकी क्रोनोलॉजी है, इनका इतिहास क्या रहा, उस टाइम पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या और कौन है नेताजी या कौन है भगत सिंह, को क्या पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम ना इनको देशद्रोही बताएंगे, ये जितने भी जो सैनिक हैं ना सारे के सारे देशद्रोही हैं, और हम इनको एक लेसन सिखाएंगे। ठीक है, हम इनको एक लेसन सिखाएंगे कि ये पूरी इनकी पुश्तें याद करें कि ये अगर दोबारा कभी हमारे पे वॉर करते हैं सारे मिलके सैनिक मिलके, तो इनको एक सबक सिखाएंगे। ठीक है जी। अब इन्होंने बोला कि सारे के सारे देशद्रोही हैं, और हम इनका ट्रेल करेंगे। तो इसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल। ठीक है जी। अब उनकी तो डेथ होगी, लेकिन जो उनकी आर्मी है उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि वॉर अगेंस्ट द किंग है, जो ब्रिटेन में जो किंग बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट ही हमने ये वॉर करी है। इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कहते हैं। अब वो जितने बंदे सारे के सारे सैनिक थे, वो जितने भी थे वो सारे के सारे तो सैनिक थे। अब जो इंडियन सैनिक थे वो कहते हैं कि भाई आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो, कल को हमारे साथ भी ऐसा करोगे। तो इनके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया। ऊपर से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कमेटी बनाई जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू था, बल्लू भाई देसाई था, आसफ अली था, तेरी बहादुर शब्बू था। इन सब ने कमेटी बनाई कि जिसके अंदर ये कोर्ट में जाके इनके खिलाफ लड़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जाके लड़ेंगे कि ये पहली बात ये अलग देश बना के बैठे हुए थे, तो ये वॉर कैसी होगी किंग के खिलाफ। ठीक है जी। लेकिन सेना इनकी थी, सब कुछ इनका था, तो इनके पक्ष में फैसला नहीं आया, इनके अगेंस्ट में फैसला आया। तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इसके अंदर। ठीक है जी। ये थे तीन बंदे। तो ये ना रेड फोर्ट पे चला रहे थे, ये जो लाल किला हमारा यहाँ पर चला रहे थे, ये तीन व्यक्ति थे। अब तीनों इंपॉर्टेंट क्यों थे, एक था हिंदू, एक था मुसलमान, और एक था सिख। प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीन व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये ट्रायल चलाया जाता। अब ये तीनों ही कम्युनिटी कौन सी हैं, उस समय मेजोरिटी में थी, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों मेजोरिटी में थे, क्रिश्चियंस तो नहीं थे ना इतना ज्यादा, तीनों ही मेजोरिटी में थे। तो इनको फिर सजा ये मिली कि इनको फांसी की सजा तो नहीं दी, इनको ये बोला कि आपको एग्जाइल में जाना पड़ेगा, मतलब आपको देश निकाला दे रहे हैं। ठीक है जी। तो उनको फांसी की सजा नहीं दी,
तो इनका जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि इनको ट्रांसपोर्टेशन की सजा मिली थी कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है इंडियन नेशनल ट्रायल्स। ठीक है जी, कि इनकी आर्मी के खिलाफ, ये 3 बंदे थे तो इनके खिलाफ ट्रायल करे गए। ठीक है जी, तो ये थे द फॉरगेटन हीरो। तो ये थे मिस्टर सुभाष चंद्र। जो बापू टर्म लगा महात्मा गांधी के साथ वो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये थी इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री और इंडियन नेशनल ट्रायल्स। फिर इनकी डेथ के ऊपर कंट्रोवर्सी रही, 5 कमीशन बन गए। ठीक है जी, शहनवाज कमीशन, मुखर्जी कमीशन, खोसला कमीशन, ठीक है, फ्यूगस कमीशन। एक अंग्रेजों ने बनवाया था, एक 2 बार गवर्नमेंट ने दूसरी ने बनाया, 2 बार दूसरी ने बनाया। ये था सुभाष चंद्र बोस का पूरा